Hello and welcome to Kalam IS. This is the new Simply Put discussion for the 2nd December 2024, and let's get started. So, in today's discussion, we are going to focus on three topics. First is the one that came in the Hindu text and context, freedom of religion in Bangladesh. Second, also the article from the Hindu text and context about the Department of Justice and Google. And the third came in the Indian Express Explained section, which talks about the PMLA and the prior sanction that the Supreme Court has actually levered. So these can be found in the newspaper under these sections, and let's get started. So the first topic is about Bangladesh. As we all know that there is a current situation in Bangladesh where there are massive protests and there has been an arrest of a prominent ISKCON leader. So in that context, now this article examines that how the history of secularism has been there in the country and what challenges are being faced given the current situation. So how are the ideals really upheld in the present day? So that's the same thing. Let's kind of just review what has happened in the current context. Like I said, that the arrest has happened of a prominent leader, and in Dhaka and Chattogram, the cities are sparkling in rather an unrest situation, and also it resulted in the death of a lawyer. So इतने ज़्यादा clashes हुए कि protesters की वजह से काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई, and अब बांग्लादेशी government को काफ़ी criticism face करना पड़ रहा है. Now basically human rights is not an internal matter. ह्यूमन राइट्स की जब बारे में बात होती है तो जैसे चाइनीज़ में भी जो योगर्ट्स के साथ ट्रीटमेंट होता है, पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है. तो जब तक आप इंटरनली कुछ भी कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के मामले में बात नहीं होती, तब तक अ कंट्री एक्चुअली रिटेन्स द स्टैंड कि हाँ नोबडी कैन इंटरफेयर बिकॉज द इंटरनल मामला है. लेकिन क्योंकि हाँ ह्यूमन राइट्स की बात आ गई है, इसलिए काफ़ी इंटरनेशनल आवाज़ भी उठी है, और इंडिया ने भी अपना कंसर्न इसी रीजन से एक्सप्रेस किया है कि सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दीजिए, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़, राइट. एंड जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया है, बांग्लादेश का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम गारंटी किया है, सो दैट मस्ट एक्चुअली बी रिविजिटेड. सो ऐसी क्या बात है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ व्हाट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो the constitution has a very secular vision, and from where does it come? It comes from the 1971 war. So we all know in history, we studied that there was the two nation theory, which basically was a byproduct of Jinnah and other leaders, राइट. तो उसकी वजह से पाकिस्तान में बांग्लादेश बना था. बट जब 1971 का वॉर हुआ था, तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे कुछ सेक्युलरिज्म होगा और कुछ भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बेसिस पे चीज़ें नहीं होंगी. सो दैट एक्चुअली वॉज द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन, एंड देयरफॉर रिजेक्टेड द टू नेशन थ्योरी. तो तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी कोर प्रिंसिपल्स माने गए थे एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई थी. हाउएवर दिस कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड 1977 में ज़िया रहमान आए जिन्होंने सेक्युलरिज्म को हटा दिया, एंड 1988 में यही स्पिरिट को आगे ले गया इरशाद द्वारा, जिन्होंने आर्टिकल 2A इंसर्ट किया, एंड उसमें ये बोला गया इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन. सो दिस वॉज डिक्लेयर, बट दिस डिड नॉट मीन एट दैट टाइम दैट अदर रिलीजन्स वुड बी disallowed. However, this was given quite a prominent status. So this is exactly what happened from the independence to the period up until 1990s. However, now again the judicial intervention happened, and in 2005 High Court and then in 2010 Supreme Court, उन्होंने जो आर्टिकल 2A था इरशाद द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने इसको हटाया गया और वापस से रीअफर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर नेचर को. उन्होंने बोला कि जो ओरिजिनली 1971 की स्पिरिट थी सेक्युलरिज्म वाली, वो रीइंस्टेट की जाए. एंड ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था. इसको लेजिस्लेचर के तौर पे भी लाया गया 15th अमेंडमेंट के द्वारा, जहाँ पे वापस से सेक्युलरिज्म को मॉडिफाई किया गया और रीइंसर्ट किया गया, जिससे कि इंक्लूसिविटी आए, एंड जो भी रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के जो काम है वो इनवैलिडेट हो जाएं, right. So we have now so far seen how the evolution really happened, how that initially it was a very secular state with some interventions in 1977 and 88. Some changes happened. However, by 2005 and 10 वापस से सेक्युलरिज्म को रीइंस्टोर कर दिया गया था. सो इट हैज़ डेफिनेटली बीन अ टॉपसी टर्वी जर्नी, राइट. बट दिस इज़ व्हाट द करंट सिचुएशन इज़. और इसी को बैक करने के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने 25, 27, 20
मतलब 25 से 30 तक रिलीजियस फ्रीडम्स दी जाती हैं। साथ में 15 में हमसे बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स है एंड द हिंदू इन दिस आर्टिकल टॉक्स देम अबाउट इन डिटेल। हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। तो वही बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 28 है जो इंडिया के ही आर्टिकल 15 से थोड़ा और भी ब्रॉड है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाता है। सिमिलरली आर्टिकल 38 भी बोलता है कि द एसोसिएशंस दैट प्रमोट रिलीजियस डिसहार्मनी दे विल बी प्रोहिबिटेड। Similarly, Article 39 and 41 are promoting freedom of thought and conscience and religion. So they basically, are a reflection of the secularism in the state, right? एंड जो ये सारे आर्टिकल्स हैं वो इंडिया के आर्टिकल्स जो कि जैसे मैंने आपको बताया 26, 27, 28 उन सारे स्पिरिट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं एंड ये हम उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन में भी सेम एसेंस देखते हैं. So having understood the background, right, how the history emerged, how the evolution happened, how it has been backed by the constitution, we see that theoretically the framework is very robust, right? But why on the ground are we seeing the kind of incidents that have happened today? आपको पता ही है बांग्लादेश में कितनी प्रॉब्लम है. अभी सरकार का सत्ता पलट हुआ एंड देन अभी उनकी इकोनॉमी इतनी डिस्टेबल हो चुकी है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सप्लायर एंड एशिया का बांग्लादेश को राइजिंग स्टार माना जाता था, राइट? बट ये सारी चीज़ें अभी इतनी अनस्टेबिलिटी की वजह से सब क्वेश्चन में हो चुकी हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वाई द गवर्नमेंट इज नॉट रियली फोकसिंग ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वाई इज द गवर्नमेंट नॉट फोकसिंग ऑन रियली ब्रिंगिंग बैक द स्टेबिलिटी एंड basically making most of the opportunity that it has got right now? And why is it basically scuttling itself by focusing on the narrow issues? ये सारी issues के बारे में बात कर रहे हैं एंड इसीलिए ये सारा आर्टिकल आता है एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू वर्क ऑन दिस एंड द गवर्नमेंट शुड इंश्योर. जो अभी मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, जब उन्होंने पर्सनल गारंटी भी ली है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे, तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है एंड साथ में जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन हो जाए, वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट? सो दिस ब्रिंग्स us to the end of the discussion for the first topic. Now the next topic is about the Google case, right? तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और गूगल के बीच में एक केस है जहाँ पे so far this is the decade's biggest anti-trust legislation where गूगल को स्नैप किए गए चार्जेस के बारे में, उसकी मोनोपोली के बारे में एंड अब हम इनकी इम्प्लीकेशन समझेंगे. So before we really get into the details, let's examine what has actually happened. राइट? सो गूगल की बात जब हम करते हैं तो आपको पता ही है, जब आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन आता है उसमें आप कौन से सर्च इंजन को यूज़ करते हो? आपके पास गूगल की किट मिलती है जहाँ पे क्रोम होता है, राइट? और आप ऑटोमेटिकली समझते हो कि हाँ कोई भी चीज़ करनी है गूगल सर्च कर लो. मतलब नाम में सर्च के साथ गूगल ऑटोमेटिकली एक लिंगो बन चुका है. बल्कि सर्च और गूगल तो अपने आप में अलग है, राइट? बट जिस तरीके से सिचुएशन की सेटअप है और जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो हमारे दिमाग में भी ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर चुका है कि हमें ऐसा लगता है कि सर्च और गूगल सिनोनिमस है, राइट? तो इसी चीज़ के बारे में जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐसा बोला है कि आप इस चीज़ की वजह से एक बहुत ही इलीगल मोनोपोली धारण कर चुके हो. सो सर्च करने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें केवल गूगल पे जाना है. हमारे पास सफारी है, राइट? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एज है एंड इतने सारे छोटे प्लेयर्स भी हैं. लेकिन गूगल का करंट मार्केट शेयर 70% है और जो नेक्स्ट बेस्ट है वो सफारी है 20% और बाकी जो 10% बचता है वो इतने सारे प्लेयर्स ने अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. तो गूगल ने ऐसी अपनी मोनोपोली बना रखी है कि लोगों को लगता है कि सर्च का मतलब गूगल होता है और उनके फ़ोन्स में भी जो एंड्रॉयड फ़ोन है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं वो गूगल की ही आती हैं. तो इंसान अगर एक बार को सोचे भी कि कुछ नया फ़ोन का हार्डवेयर लिया जाए और उसमें सॉफ्टवेयर किस चीज़ का डाला जाए, इंसान को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है. तो इस चीज़ को नोटिस करते हुए बेसिकली 2024 में यूएस में जज है अमित मेहता, उन्होंने बोला कि गूगल एक इलीगल मोनोपोली पावर होल्ड करता है ऑनलाइन सर्च इंजन के मार्केट में एंड देयरफॉर दिस इज़ लाइक द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे टेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं. सो दिस बेसिकली हैज़ अ वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज नाउ कंपटीशन, इनोवेशन एंड कंज्यूमर चॉइस के बारे में बात की गई है. आप खुद सोचिए, जब आपके फ़ोन आपको मिलते हैं उसमें ऑटोमेटिकली गूगल इंस्टॉल्ड मिलता है, तो क्या एज अ कंज्यूमर आपको चॉइस मिलता है कि आपको सफारी लेना है या फिर आपको एज डालना है या फिर आपको किसी और कंपनी का कुछ इंजन डालना है? यू डोंट हैव अ चॉइस,
राइट। एंड क्योंकि अब गूगल के पास 70% to 80% शेयर है, आप सोचिए अगर जो हमारे IITs या फिर जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो अगर कुछ सर्च इंजन खोलना चाहें तो क्या उनको लगता है कि वो उनके पास कोई इंसेंटिव है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तो सर्च इंजन गूगल ही खरीद लेगा, और कौन खरीदेगा? अगर नहीं भी खरीदेगा तो हम खुद भी मार्केट पे जाएंगे तो लेगा कौन? 70% तो गूगल है, 20% सफारी है, तो किसी को इनोवेशन करने का इंसेंटिव मिलेगा? एंड ऐसी मार्केट में बताइए ग्रोथ कैसे होगी, राइट? ना सप्लायर के पास इंसेंटिव है, ना कंज्यूमर के पास जो डिमांड वाले है उसके पास कोई चॉइस है, मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगी. So that is why it has very far-reaching consequences, and the tech industry is basically watching this very closely, as this will basically shape the future of the online search engine and beyond, right? So having understood the basic background, it's important to understand what the judgment has said. So दो पार्टीज आपको समझ में आ रही होंगी, एक जजमेंट की साइड से और एक गूगल की साइड में है, और बैकग्राउंड आपको समझ में आ चुका होगा, राइट? सो अब देखते हैं कि जज ने क्या क्या बोला है. जज ने गूगल पे पेनल्टीज डालने की कोशिश की गई है सो दैट ये जो मोनोपोली बढ़ रही है ये कंट्रोल हो पाए, राइट? तो कैसे उन्होंने पेनल्टीज डाली है? तो उन्होंने साफ बोला है कि देखो अब आप जो ये ब्राउजर मार्केट है ना, आप 5 साल तक तो बैन है एंटर करने के लिए, अब आप री एंटर नहीं कर सकते. साथ में अब जो छोटे छोटे सर्च इंजन आते हैं, राइट, जैसे मैंने आपको बताया ना 70%, 20% एंड द रेस्ट 10% इज विद एज एंड अदर सर्च इंजन. गूगल कभी कभार तो 10% की स्पेस दे देता है, कभी कभार इनको खरीद के ही अपनी मार्केट शेयर एक्सपैंड कर लेता है. तो अभी जजमेंट दिया है कि आपको ये सब चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं कि आप किसी को ओन नहीं कर सकते, किसी को अक्वायर नहीं कर सकते. लेट दी स्मॉल प्लेयर्स बी देयर, लेट इनोवेशन कैच द व्हील, राइट? सो इसकी वजह से ऐसा बोला गया है कि यू कैन नॉट डू दैट. एंड इन केस लाइक अभी गूगल हम सर्च खोलते हैं तो हमें कुछ और सर्च का ऑप्शन भी नहीं मिलता, वो पेज में केवल सीधा सर्च क्या आपको ढूंढना है वो लिखा हुआ होता है. तो वो कहता है ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि जब आपका पेज खुलेगा तो वहाँ पे गूगल दिखना चाहिए, साथ में और सर्च इंजन भी दिखने चाहिए आपके पेज में. सो यू हैव टू मेक द सर्च इंडेक्स ओपन फॉर अदर राइवल्स. And if Google wants to earn money, if they are concerned about the market share, they can put a small fee, राइट? बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको खरीद ले, आप उनको ओन कर दे और वो मार्केट में कभी आ ही ना पाए. दैट कैन नॉट हैपन. सो दैट इज सेट कि आपको ओपन सर्च इंडेक्स करना है. सो एक तो उनकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी एंट्री पे, बाकी लोगों के लिए ओपनिंग क्लियर कर दी, राइट? अब आगे क्या बोल रहा है कि जो फोन्स आते हैं आपके एंड्रॉयड वाले, राइट, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गूगल को प्री इंस्टॉल ही होना है. एंड्रॉयड वाले चाहें तो वो सफारी डाले या वो कुछ भी डाले, तो इसलिए आपको अपने आप को अलग करना है फ्रॉम द ब्राउजर एंड द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट, राइट? ये बात बोली गई है. साथ में डेटा एक्सेस एंड AI. सो ये सारी बातें हो गई करंट और पास्ट के बारे में कि गूगल का करंट एंड पास्ट के तौर पे क्या पेनल्टीज रहेंगी, क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे. बट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, एंड द फ्यूचर लाइज इन AI, राइट? सो फ्यूचर के लिए भी बोल रहा है कि पब्लिशर्स वुड गेन द एबिलिटी टू ब्लॉक गूगल डेटा फॉर AI ट्रेनिंग. जरूरी नहीं है कि AI को जब हम ट्रेन करते हैं ना, आपको पता ही है पहले मेटा ट्रेनिंग होती है, राइट, उसके बाद डेटा बिल्डिंग होती है एंड ऑल ऑफ दैट. तो ज़रूरी नहीं है आपको AI यूज़ करना है, आप बल्कि और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, आपको गूगल का डेटा नहीं यूज़ करना नेसेसरली, राइट? तो इसके बाद अब ये सारी बातें जब हुई तो गूगल ने भी अपना रिस्पॉन्स किया. ऑब्वियसली दो पार्टीज है ना, जजमेंट एंड गूगल की साइड से. इनकी पेनल्टीज सुन के गूगल ने बोला कि ये तो बहुत ही रेडिकल इंटरवेंशन वाले स्टेप्स हैं, एंड उन्होंने उसको लेबल करके बोला कि वी आर गोइंग टू डिनाउंस दिस, राइट? एंड गूगल ने क्या बोला? ऑब्वियसली वो वही बोलेंगे कि हमारे कंज्यूमर्स और बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड AI को भी इम्पैक्ट होगा. सो दिस हैज़ वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड गूगल हैज़ बेसिकली टोटली कंडेम्ड इट, right? So now the ultimate thing that appears is about the impact on Chrome users, because जब हम स्क्रीन खोलेंगे, राइट, और यहाँ पे डायरेक्टली जब सर्च आता है तो यहाँ पे हम केवल टॉपिक लिखते हैं कि हमें क्या सर्च करना है. हमें आज तो क्लाइमेट सर्च करना है, राइट? हमें कभी ये नहीं पूछा जाता है कि हमें गूगल के थ्रू सर्च करना है या सफारी के थ्रू या किसी और के थ्रू. तो यहाँ पे आप चॉइस स्क्रीन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जस्टिस ने बोला है कि आपको चॉइस स्क्रीन बनानी होगी, जो उनका मन करे कुछ भी सिलेक्ट करने का, और गूगल का जो डिफ़ॉल्ट सेट है दैट हैज़ टू गो अवे, और गूगल डेफिनेटली इसको अपोज करेगा, राइट? और गूगल ने ऐसा भी बोला कि जो उनका पिक्सल फ़ोन है ना, उसमें एक्चुअली उन्होंने ये चॉइस का डाल रखा है प्रोविजन, बट दैट इज़ एक्चुअली शोन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड इनकन्वीनियंस. So that is how the choice screen debate has panned out currently. So far we have understood the background, right, that how the incident is happening, that why the Department of Justice has actually taken a step
to break the monopoly, right? And after the background, we have seen that what the penalties has come from the judgment side. The penalties are very broad. They don't only cover the current and the past thing, but they also cover the future by the AI part. एंड दे आर वेरी अकोमोडेटिव बिकॉज इन लोग को जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सोचा है, तो काफ़ी इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली गूगल की साइड पे उन्होंने रिजेक्ट किया है. एंड ओवरऑल इन चीज़ों से क्या आ रहा है, चॉइस स्क्रीन डिबेट के बारे में जो आजकल बड़ी बात फैली हुई है, उसके बारे में एक करंट बात हैज़ बेसिकली पैंड आउट. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग, राइट? एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द एंड. सो अभी तो ये 2024 में जजमेंट आया है, राइट? सो गूगल की साइड की बातें भी आएंगी एंड आ भी रही हैं धीरे धीरे करके. तो मार्च 25 में बेसिकली जो कोर्ट है वापस से गूगल के काउंटर पॉइंट्स को एड्रेस करेगा. एंड अल्टीमेटली अप्रैल को फाइनली जो नई चीज़ें आने वाली हैं, जज जो अमित मेहता है वो प्रपोज करेंगे एंड देन अपना फाइनली स्टांस रखेंगे व्हाट रियली हैज़ टू हैपन. सो having seen the future trajectory, we also know that US में Trump आए हुए हैं, the new legislation, and there is a very high chance कि Trump की lobby बिठाई जाए and the judgment might be influenced. So to tackle with this uncertainty, Judge Mehta has actually confirmed that the trial date will not be altered to accommodate the late revisions from the Trump appointed officials. So it is basically tried to give a certainty and a protection from undue influence, right? And that is how the whole case has panned out. So this is about the Google and the Department of Justice case. Let's move on to the next topic of today, which is Supreme Court ruling on PMLA and prior sanction for public servants. So let's understand what has happened. बैकग्राउंड में ये समझने की ज़रूरत है कि नवंबर 6 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, राइट, उनके बारे में कुछ भी प्रोसिक्यूशन करना है तो हमें एक सैंक्शन लेने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक सर्वेंट्स किसी केस में आते हैं तो डायरेक्टली उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है. दिस इज़ नॉट नेसेसरली द केस. सो यू नीड अ सैंक्शन एंड पर्टिकुलरली दिस इज फॉर दोज केसेस विच आर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो in this case, the Supreme Court is trying to kind of provide a protection layer to the public officials by mandating that before any prosecution, a sanction is required. The current impact and the current implication of this judgment is going to be that जो अभी अरविंद केजरीवाल and P. Chidambaram के जो ongoing cases है, that might kind of be impacted. So how does this basically come in the picture? The Supreme Court has used the reference of CRPC. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CRPC का एक सेक्शन है 197. वहाँ पे भी ऐसा बोला गया है कि जब भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन हमें स्टार्ट करना होगा तो आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए ही चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है सेक्शन ये PMLA पे भी अप्लाई होगा. तो इसलिए कल को कोई पब्लिक ऑफिशियल है उसके अगेंस्ट PMLA के अंदर कोई हम केस दर्ज करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल्स डायरेक्टली आके प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेंगे. ऑफिशियल्स को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिल गई तो केस स्टार्ट किया जा सकता है. So that is about the case, and that basically helps to protect them from undue prosecutions, right? Because a lot of actions are basically in their official duties. In that sense, the case is significant, and इसके implications यही है कि अब अगर कोई चार्जशीट फाइल हो भी गई है, राइट, अभी करंट में सपोज कोई चार्जशीट फाइल हुई है और केस चल रहा है, तो आज हम चाहें तो इस केस को पूरी तरीके से रद्द कर सकते हैं. बिकॉज अगर पहले सैंक्शन नहीं लिया गया है तो ये अब इनवैलिडेट हो जाएगा. सो इसलिए ऑनगोइंग केसेस को ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा एंड फ्यूचर के केसेस के लिए भी अगर ईडी जो कि है उसको भी फिर सैंक्शन लेना पड़ेगा, राइट. एंड अभी ऑलरेडी भी अगर कोई अक्यूज हो चुका है, so far we have understood about what will happen to the current cases, उनको हम साइड में कर सकते हैं. सिमिलरली फ्यूचर केसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो भी हम पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर सैंक्शन ना हो. सिमिलरली पास्ट केसेस के बारे में भी कह रहे हैं कि कोई केस सपोज पहले हो चुका है और किसी को ऑलरेडी अक्यूज कर दिया गया है. सो नाउ द पर्सन हैज़ द चांस टू चैलेंज दिस, सेइंग कि अगर आपने सैंक्शन नहीं लिया है सो दिस इज़ इनवैलिड. तो एक पास्ट ट्रायल पे भी ये अप्लाई होगा. एंड ऑफ कोर्स इससे अल्टीमेटली जो ईडी है उसको प्रोसीजरल चैलेंजेस होंगे बिकॉज बहुत डिलेज हो जाएंगे एंड स्क्रूटनी की लेयर भी बढ़ेगी. सो दीज आर द प्रोसीजरल चैलेंजेस एंड द इम्प्लीकेशंस, राइट.
क्रिटिसिजम्स क्या है इसके बारे में, ऑब्वियसली हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट प्रोटेक्शन ऑलवेज कम्स विद द मॉरल हजार्ड कि उसको मिसयूज़ करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस रूलिंग में प्रोटेक्ट द करप्ट ऑफिशियल्स, एंड ऑब्वियसली डिलेज तो होंगे ही जैसे मैंने बताया. तो अल्टीमेटली इससे हम ये समझते हैं कि जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं, राइट, और जो हमारे पास प्रावधान है किसी एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियो में वर्क करते हैं, उन लोग के बीच का इंटरसेक्शन और इंटरप्ले काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से. सो गोइंग फॉरवर्ड द केसेस हैव टू बी एग्जामिन्ड इन दिस लाइट, एंड दैट वाज इट अबाउट दिस केस. So let's talk about the PYQ that have come in the prelims with respect to the topics we discussed today. And because like I've always said that application is more important. जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपका साथ देती है. तो जितना आप पढ़ो एप्लीकेशन डबल रखो. सो इस कॉन्टेक्स्ट में मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ इलीगली ऑब्टेन मनी, मेकिंग इट अपीयर लेजिटिमेट. तो वही कह रहे हैं ना कि ब्लैक मनी को वाइट मनी बना देते हैं. तो डेफिनेशन है ये तो सही होगा, तो यानी कि ए और ए वाला सही होना चाहिए. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, PMLA डज नॉट अप्लाई टू कैश ट्रांजैक्शंस बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. अब ये कैसी बात है, कैश वो भी थ्रेशोल्ड, ये तो फिर कितनी बड़ी प्रोटेक्शन वाली बात हो जाएगी ना, कि पूरे एक्ट के एसेंस को डिफीट कर देगी. अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने का एंड एसेंस ऑफ डाइल्यूशन की तरफ ये दर्शाता है. तो ऑब्वियसली ये गलत होगा, ये और ये कट जाएगा, राइट. और ये तो पहले से हम मार्क कर चुके हैं, तो आंसर ऑब्वियसली ए है. अब ये ऑब्वियसली अगर आप सोचिए कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता था ना. तो वही अपने दिमाग में आप पढ़ाई तो रखिए करंट अफेयर स्टैटिक की, बट कॉमन सेंस प्रीलिम्स में नहीं लेके भूलना है, ये ज़रूर याद रखना है. एंड सिमिलरली 2013 में भी PYQ आया था मेंस का. द प्रोटेस्ट इन शाहबाग Square in Dhaka revealed a fundamental split in society between nationalists and Islamic forces. So what is the significance? आप प्लीज़ इसको कमेंट में हमें भेजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डालिए. We will be more than happy to review our answers and give you relevant feedback, so that this is for your benefit, where you can grow and apply everything. And we will be more than happy to incorporate any other inclusion you want in this initiative, so that you get the maximum benefit out of it. This is it for today's session. Thank you and have a great day.